तो जैसे कि दोस्तों आप तो जान ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध की वो तबाही आपको मैं बताने वाला हूं जिसने दुनिया की आधी जनसंख्या को ही तबाह कर दिया था। चारों तरफ चीखे चिल्लाने की आवाजें थी। मैं आपको वो तबाही बताने जा रहा हूं कि अगर उस समय आपने इस चित्रण को देखा होता तो शायद आप आज उसी सदमे में डूबे होते। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम प्रथम विश्व युद्ध लेकर आए थे जिसमें हमें खास प्यार नहीं मिला है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो में हमें बहुत ही ज्यादा खास प्यार मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जिसने प्रथम विश्व युद्ध अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां खोलिए और वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी देखिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध की। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। देखिए, अगर हमें इस द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है तो उसके पहले हमें वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में होने वाला सबसे विनाशकारी युद्ध था। यह इतना विनाशकारी युद्ध था कि इसमें मानव जाति के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड दहल गया था। और अगर आपको यह सब मजाक लग रहा है, अगर आप सोच रहे हैं यह मजाक है, तो इस युद्ध का अंदाजा आप जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जाकर खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह युद्ध 1945 तक चला और 1945 में यह युद्ध समाप्त हुआ। जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो मंजर कुछ अलग ही था। जली हुई जमीनें, मुर्दा बने लोग और चीखती बिलखती जनता। चलिए तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर युद्ध शुरू होने के कारण क्या थे। देखिए, अगर हम बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण क्या थे तो इसमें बहुत सारे कारण थे। उनमें से प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली बरसराई की कठोर शर्तें थीं, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्रीय संघ की विफलता, ऐसे बहुत ही सारे कारण थे। देखिए, इसमें एक कारण आता है बरसराई की संधि। आखिर बरसराई की संधि क्या है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जर्मनी को बरसराई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया, उसके प्रमुख खनिज और उपनिवेशिक क्षेत्र को ले लिया गया तथा उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी के अति राष्ट्रवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण था राष्ट्र संघ की विफलता। राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी। यह संगठन विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था ताकि उसके बीच विवाद होने पर उसे बल के बजाय बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके। राष्ट्र संघ का विचार अच्छा था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ क्योंकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा संघ के पास इटली के इथियोपिया पर या जापान के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण जैसे सैन्य आक्रमणों को रोकने के लिए अपनी सेना नहीं थी। फिर इस युद्ध को शुरू होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण 1929 की महामंदी थी। वर्ष 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला। यूरोप की अधिकांश राजनीतिक शक्तियां जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन आदि अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों में स्थानांतरित हो गई। एशिया का संसाधन संपन्न देश जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। फिर देखिए, इस युद्ध का चौथा सबसे बड़ा कारण था फांसीवाद का उदय होना। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं का उद्देश्य था कि दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित किया जा सके। युद्ध के बाद जर्मनी ने अन्य अधिकांश देशों की तरह लोकतंत्र संविधान को अपनाया। इटली में सन 1920 के दशक में राष्ट्रवादी सैन्यवादी अधिनायकवाद की लहर को फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा ने स्वयं को लोकतंत्र से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने वाली और साम्यवाद को रोकने वाली के रूप में प्रस्तुत किया है। बेनिटो मुसोलिनी द्वारा वर्ष 1922 में इटली में इंटरवॉर अवधि के दौरान पहली फांसीवादी तानाशाही सरकार की स्थापना की गई।
फिर इस युद्ध का शुरू होने का पांचवा सबसे बड़ा कारण नाजीवाद का उदय था। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने फांसीवाद की नस्लवादी विचारधारा का प्रचार किया। हिटलर ने वर्साई की संधि को पलट देने, जर्मनी की समृद्धि, धन और वैभव को पुनः बहाल करने और जर्मन लोगों के लिए अतिरिक्त वेंसलाम यानी कि रहने वाली जगह को सुरक्षित करने का वादा किया। हिटलर वर्ष 1933 में जर्मन चांसलर बना और उसने आगे चलकर खुद को तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया। नाजी शासन ने वर्ष 1941 में स्लाश यहूदियों और हिटलर की विचारधारा के दृष्टिकोण से हीन समझे जाने वाले अन्य तत्वों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। अब आता है इस युद्ध को शुरू होने का सबसे बड़ा कारण, जिसको हम तुष्टीकरण की नीति भी कह सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियार का गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था, लेकिन उन्हें लगा कि यह एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक सकता है। इस तुष्टीकरण का म्यूनिख समझौता सितंबर 1938 का एक प्रमुख उदाहरण था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवेकिया के उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। जर्मनी ने वादा किया था कि वह शेष चेकोस्लोवेकिया या फिर किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी द्वारा मार्च 1939 में इस वादे को तोड़कर शेष चेकोस्लोवेकिया पर आक्रमण कर दिया गया। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध की हम प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसी वो क्या घटना थी जिसने कि युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया था और युद्ध शुरू हो गया था। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की ऐसी घटनाएं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वो ऐसी क्या घटनाएं थी जिन्होंने एक ऐसा युद्ध खड़ा कर दिया कि जो आज भी हमारे जहनों से उतरा नहीं है। जब भी उसकी याद आती है तो रूह कांप जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय तनाव, स्पेनिश गृह युद्ध, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का संघ, हिटलर द्वारा स्विट्जरलैंड पर कब्जा और चेकोस्लोवेकिया पर आक्रमण के 3 वर्षों में अत्यधिक बढ़ जाने के कारण धुरी और मित्र शक्तियों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी थी। दरअसल जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्ष 1939 के शुरुआती दौर में पोलैंड पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। पोलैंड को फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जर्मन आक्रमण के समय सहायता दिए जाने का आश्वासन प्राप्त था। हिटलर का पूरा इरादा पोलैंड पर आक्रमण करने का था, लेकिन इससे पहले वह सोवियत संघ के विरोध को खत्म करना चाहता था। यद्यपि जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मॉस्को में अगस्त 1939 में अनाक्रमण समझौता हुआ था, जिसे हम रिवेंट्रोप की संधि भी कहते हैं। रूस और फिनलैंड के बीच शीतकालीन युद्ध मार्च 1940 में खत्म हुआ था और अगले महीने ही जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया था। डेनमार्क ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नॉर्वे ने ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से जून 1940 तक जर्मनी का मुकाबला किया। जर्मनी ने स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड पर आक्रमण किया। इस चरण के दौरान पश्चिमी यूरोप ने त्वरित युद्ध प्रणाली का सामना किया। देखिए, अब इसमें एक शब्द आता है त्वरित युद्ध प्रणाली। आखिर इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जर्मनी की सेना दुश्मनों पर लड़ाकू हवाई जहाजों से अति तीव्र गति से हवाई हमले करके उन्हें बर्बाद कर देती थी। इस तरह जर्मन सेना दुश्मनों को मुकाबला करने का मौका ही नहीं देती थी। फिर जर्मनी ने फ्रांस में कठपुतली फ्रांसीसी विची सरकार के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। हिटलर ने फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी थी। जून 1940 में फ्रांस को बर्बाद करने के बाद ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण जुलाई से सितंबर 1940 तक लगातार जारी रहा। यह पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। जर्मनी ने हवाई मार्ग से प्रमुख कारखानों और शहरों पर हमला करने का फैसला लिया, लेकिन रॉयल एयरफोर्स बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाने में सफल रही। अंततः जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण की अपनी योजनाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। फिर यूरोप महाद्वीप पर नाजी नियंत्रण के बाद युद्ध को वैश्विक स्तर पर ले जाया गया। मुसोलिनी की सेना की ग्रीस और टोब्रुक में हार के बाद जर्मनी की सेना उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गई और ग्रीस तथा
उसने अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया पर आक्रमण कर दिया। अब इसमें एक ऑपरेशन भी आता है जो कि बहुत ज्यादा चर्चित है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम ऑपरेशन बारसोला भी कहते हैं। दरअसल हिटलर ने ब्रिटेन में हार का सामना करने के बाद रिवेंट्रॉप संधि को रद्द कर वर्ष 1941 में रूस पर आक्रमण कर दिया था। सेवेस्टोपोल को अक्टूबर के अंत तक जीत लेने के बाद अगला कदम मार्क्सो तक साल के अंत तक विजय पाना था। रूस के जिस शीत ऋतु का अनुभव नेपोलियन ने एक सदी पहले किया था, वैसे ही अनुभव जर्मनी को करना पड़ा। सोवियत संघ ने दिसंबर में पलटवार किया और वसंत ऋतु तक पूर्वी मोर्चा स्थिर रहा। फिर इसके बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से परेशान जापान ने 7 नवंबर 1941 को हवाई में स्थित अमेरिकी नौसेना बेस पर्ल हार्बर पर एक अचानक से हमला कर दिया। इसने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक संघर्ष शुरू हो गया है। इस हमले के कुछ दिनों बाद जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने के एक सप्ताह के भीतर ही फिलीपींस, बर्मा और हांगकांग पर आक्रमण कर दिया। अब यह युद्ध और भी भयानक हो चुका था क्योंकि इसमें अमेरिका ने प्रवेश कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने वर्ष 1942 में प्रवेश किया। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हुए 4 जापानी वाहक और 1 युद्धपोत को नष्ट कर दिया था। नाजियों द्वारा यहूदी लोगों की सामूहिक हत्या की खबरें मित्र राष्ट्रों तक फैल गईं और अमेरिका ने इन अपराधों का बदला लेने का वादा किया। अमेरिका के युद्ध में हिस्सा लेते ही जर्मनी की पराजय निश्चय हो चुकी थी। वर्ष 1942 में उत्तरार्ध में ब्रिटिश सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद पर जवाबी कार्रवाई की। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सेना की यह पहली बड़ी हार थी। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका में जर्मन और इतालवी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। रूसी सेना को पूर्वी मोर्चे पर बढ़त मिलने लगी थी। इसने जर्मनी से खार्किव और कीव को वापस ले लिया। इसके अलावा मित्र देशों के बम वर्षकों ने जर्मनी शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। रूसी सेना 21 अप्रैल 1945 को बार्लिंग जर्मनी की राजधानी तक पहुंच गई थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे परमाणु हमले की, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। दरअसल जापान मित्र देशों पर आक्रमण के लिए योजनाएं तैयार कर रहा था, अतः बड़े पैमाने पर लड़ाई और जनहानि की आशंका ने नए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को जापान के खिलाफ परमाणु बम के उपयोग की मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया। परमाणु और इसी प्रकार के अन्य विनाशकारी बमों का विकास वर्ष 1942 से ही किया जा रहा था, जिसमें से एक को 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। 3 दिन बाद एक और बम गिराया गया जिसे नागासाकी पर गिराया गया, जो कि जापान का एक औद्योगिक क्षेत्र था। कोई भी देश इस तरह के हमलों का सामना नहीं कर सकता था, अतः जापान ने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई महाशक्तियों का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देशों और महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव आया। महाशक्तियों के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी स्थिति को खो दिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूएसएसआर ने इसकी जगह ले ली। फिर इसके बाद विउपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस विभिन्न घरेलू और बाहरी समस्याओं से जूझने लगे। इन देशों में अपने उपनिवेशों का नियंत्रण खत्म होने लगा था। इस प्रकार युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशीवाद का अंत होने लगा था। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानव जाति की आशाओं और आदर्शों को सुनिश्चित करता है। इसके आधार पर देश स्थायी शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से बहुत पहले अटलांटिक चार्टर की तरह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पर सहमति बन चुकी थी। अब आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का क्या रोल रहा होगा, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का क्या रोल रहा है। दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ था। ब्रिटेन ने इसकी भरपाई के लिए अपने उपनिवेशों की तरह देखना शुरू किया ताकि उसे विश्व शक्ति का दर्जा वापस मिल सके। इसी समय महात्मा गांधी ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का उद्देश्य हिटलर के तानाशाही और ब्रिटेन के उपनिवेशिक अधिपत्य को खत्म करना था। उपनिवेशों की जनता ने युद्ध के बाद अपनी आजादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। ब्रिटेन में वर्ष 1945 में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो उसका झुकाव उदारवादी सिद्धांतों और नस्लीय समानता की ओर था।
सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमारी भारतीय सेना ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी जगह फैला दें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।